अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप अभी तक देख चुके हैं कि इस वीक में हमारा टॉपिक है आर्किटेक्चरल व्यूज़। तो सबसे पहले हमने एक वीडियो देखी कि आर्किटेक्चरल व्यूज़ क्या होते हैं और फिर उसके बाद हमने व्यू मॉडल्स को स्टार्ट किया कि व्यू मॉडल क्या होते हैं। तो सेकंड वीडियो में हमने 4+1 व्यू मॉडल फिलिप क्रेटन का जो मॉडल है वो हमने स्टडी किया और देखा कि उसके अंदर कौन कौन से व्यूज़ हैं। तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और अभी इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास और कौन से व्यू मॉडल्स मौजूद हैं। तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम बाकी जो व्यू मॉडल्स हैं कि स्ट्रक्चरल व्यू मॉडल है और एक और दूसरा मॉडल है, हम उसको अब डिटेल में जाके देखते हैं। तो स्ट्रक्चर व्यू मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम स्ट्रक्चर को समझें और उसकी डेफिनेशन को हम देखें। स्ट्रक्चर व्यू मॉडल बेसिकली SEI ने प्रपोज किया है। SEI स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। तो इनकी जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू SEI, स्ट्रक्चर इज अ सेट ऑफ कोहेरेंट एलिमेंट्स एंड रिलेशनशिप अमंग देम। SEI की डेफिनेशन के मुताबिक स्ट्रक्चर एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है और रिलेशनशिप, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है इन एलिमेंट्स के दरमियान, इसको ये स्ट्रक्चर का नाम दे रहे हैं। आप अगर अपने डिजाइन पे जोर डालें और आप अगर गौर करें तो ये डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जिस वक्त हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन देखी थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज सेट ऑफ एलिमेंट्स एंड रिलेशनशिप अमंग देम। तो ये डेफिनेशन दोनों जो है ये आपस में बड़ी मिलती जुलती हैं। बेसिकली SEI ने स्ट्रक्चर को वही वाली डेफिनेशन दी है जो कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। फिर ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिफाइन कर रहे हैं एज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो बात एक ही है, कान को आप एक तरफ से पकड़ें या दूसरी तरफ से पकड़ें। SEI के मुताबिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स और फिर स्ट्रक्चर के अंदर फिर वो कह रहे हैं कि ये एलिमेंट्स हैं और रिलेशनशिप है। हमने आसान डेफिनेशन देखी कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बजाते खुद ही सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप है। तो ये इनकी अपनी डेफिनेशन है। हमने ग्लोबल और स्टैंडर्ड डेफिनेशन को फॉलो किया है, लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि हम इनके व्यू मॉडल को पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि SEI के मुताबिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। और व्यू को हम पहले देख चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि व्यू सिस्टम की एक रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट या पर्टिकुलर एंगल से आप सिस्टम को देख रहे हैं। पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से आप अगर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन जो हम देखते हैं उसको व्यू कहते हैं। तो स्ट्रक्चर इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन व्यूज की बेस पर स्ट्रक्चर को डिसाइड किया जाता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर्ड व्यू मॉडल की बात करें जिसको SEI व्यू मॉडल भी कहा जाता है, SEI मैं पहले भी बता चुका हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये उनका व्यू मॉडल है। तो अगर हम स्ट्रक्चर्ड व्यू मॉडल या SEI व्यू मॉडल की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास तीन व्यूज़ हैं। एक का नाम है मॉड्यूल स्ट्रक्चर, दूसरे को कहते हैं कंपोनेंट एंड कनेक्टर स्ट्रक्चर और तीसरे को कहते हैं एलोकेशन स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर इस व्यू मॉडल के अंदर ये तीन व्यूज़ हैं। बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 4+1 व्यू मॉडल, तो उसके अंदर 4 व्यूज़ थे और फिर सिनेरियो का एक अलग से व्यू था। तो वहाँ पर इस तरह 5 टोटल हो गए व्यूज़। तो इस तरह यहाँ पर इस व्यू मॉडल के अंदर तीन व्यूज़ हैं, उनके नाम अलग थे। यहाँ पे इनके नाम है मॉड्यूल, कंपोनेंट एंड कनेक्टर और एलोकेशन स्ट्रक्चर। आइए अब हम इनको डिटेल में जाके देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो पिछली स्लाइड में हमने जो 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स देखे हैं, दे बेसिकली कॉरस्पॉन्ड्स टू 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस। जिस वक्त आप एक आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर हम 3 ब्रॉड टाइप्स ऑफ डिसीजंस लेते हैं। तो these 3 types of structures correspond to basic types of decisions. फॉर एग्जांपल हम ये डिसीजन लेते हैं कि हाउ द सिस्टम इज टू बी स्ट्रक्चर्ड एज अ सेट ऑफ कोड यूनिट। हम सिस्टम को किस तरह से उसकी तरतीब ऐसे बनाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारे कोड यूनिट्स होंगे।
तो ये कोड यूनिट्स बेसिकली मॉड्यूल्स कहलाते हैं। अभी हम इसकी डिटेल में जाएंगे और देखेंगे। तो ये पहला हमारे पास डिसीजन है कि हम कोड को, बहुत बड़ा कोड है, उसको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, क्या तरतीब बनाएं कि वो मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर हम उसको डिवाइड कर सकें, किस तरह से हम उसको स्ट्रक्चर करें। तो ये पहला डिसीजन है। ये डिसीजन हमारा मॉड्यूल स्ट्रक्चर की मदद से हल हो सकता है। इसी तरह फिर दूसरा डिसीजन ये है कि हाउ द सिस्टम इज टू बी स्ट्रक्चर्ड एज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव रन टाइम बिहेवियर एंड इंटरेक्शन। दूसरा डिसीजन ये होता है कि सिस्टम को हम किस तरह से एलिमेंट्स में उसको हम ऑर्गेनाइज करें, उसको हम स्ट्रक्चर्ड करें, ताकि उनका जो रन टाइम बिहेवियर और उनकी इंटरेक्शन वो उनके अंदर मौजूद हो, रन टाइम वो बिहेवियर दें और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो पॉसिबल हो सके। ये वाला जो डिसीजन है ये रिलेट करता है कंपोनेंट्स एंड कैरेक्टर स्ट्रक्चर को। इसके भी हम अभी डिटेल में देखते हैं अगली स्लाइड्स के अंदर। और फाइनली हमने एक और डिसीजन ये लेना होता है कि हाउ द सिस्टम इज टू रिलेट टू नॉन सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर्स इन इट्स एनवायरनमेंट। हमारे जो सॉफ्टवेयर के यूनिट्स हैं या कोड के यूनिट्स हैं, ये एनवायरनमेंट में या हार्डवेयर के ऊपर ये कैसे रन होंगे, इनकी मैपिंग क्या होगी, कौन सा सॉफ्टवेयर पार्ट कौन सा हार्डवेयर पार्ट के ऊपर रन करेगा, किस सीपीयू के ऊपर, या फाइल सिस्टम क्या होगा या नेटवर्क्स क्या होंगे, तो इनकी एलोकेशन कैसे होगी। ये एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो कि एलोकेशन स्ट्रक्चर की मदद से पूरा किया जा सकता है। तो जो तीन इन्होंने SEI ने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, मॉड्यूल स्ट्रक्चर, कंपोनेंट एंड कैरेक्टर स्ट्रक्चर और एलोकेशन स्ट्रक्चर, ये बेसिकली हमारे जो डिज़ाइन डिसीजंस हैं, जिस वक्त हम आर्किटेक्चर को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये उसको कॉरस्पॉन्ड करते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं कि SEI व्यू मॉडल के अंदर या स्ट्रक्चर्ड व्यू मॉडल के अंदर हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं या व्यूज के लिए इनको। एक है मॉड्यूल, दूसरे का नाम है कंपोनेंट एंड कनेक्टर स्ट्रक्चर और तीसरे का नाम है एलोकेशन। इसके अगर हम फर्दर डिवीजन देखें तो मॉड्यूल स्ट्रक्चर के अंदर अपने फिर फर्दर स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे डीकम्पोजिशन है, क्लास है और यूजेस है। यूजेस के अंदर अपने फिर लेयर्ड एक स्ट्रक्चर मौजूद है। इसी तरह कंपोनेंट एंड कैरेक्टर के अंदर अगर हम उसकी टाइप्स देखें तो उसके अंदर फिर क्लाइंट एंड सर्वर स्ट्रक्चर है, कंकरेंसी, प्रोसेस, शेयर्ड डेटा और आखिर में एलोकेशन है। इसके अंदर अपनी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, वर्क असाइनमेंट, डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। तो आइए चलते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। जो हमारे पास पहला व्यू है उसका नाम है मॉड्यूल और इस व्यू के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मॉड्यूल्स इटसेल्फ हैं। मॉड्यूल क्या चीज़ है? मॉड्यूल को आप समझ लें कि मॉड्यूल्स आर यूनिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी सॉफ्टवेयर का वो हिस्सा जिसको आप अकेले डेवलप कर सकते हैं, जो अकेले काम कर सकता है और जिसको फिर हम अकेले इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको मॉड्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स का मॉड्यूल, अब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ एक बड़ा सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो अकाउंट्स उसका एक मॉड्यूल होगा। ये सॉफ्टवेयर का वो पोर्शन होगा जो कि अकाउंट्स के साथ जिसका ताल्लुक होगा। इसी तरह रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल, अब ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट बुकिंग का मॉड्यूल, कंसल्टिंग का मॉड्यूल्स, ये सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर के पोर्शंस हैं, लेकिन ऐसे पोर्शंस हैं जिनको हम अकेले डेवलप कर सकते हैं और फिर हम इनको अकेले इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे पोर्शन को मॉड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो मेन इसमें जो एलिमेंट है वो ये मॉड्यूल है। ईच मॉड्यूल इज बिल्ट बेस्ड ऑन कोड्स। उसके अंदर जो है फिर हम हर मॉड्यूल को उसकी कोड्स के हिसाब से बनाएंगे। देन ईच मॉड्यूल हैज़ अ स्पेसिफिक असाइंड फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर मॉड्यूल का कोई ना कोई उसकी फंक्शनैलिटी होगी, कुछ ना कोई उसका काम होगा। जैसे अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी काम हैं, जो फंक्शनैलिटी है वो ये अकाउंट्स वाला मॉड्यूल प्रोवाइड करेगा। और अपॉइंटमेंट बुकिंग से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो ये अपॉइंटमेंट बुकिंग वाला मॉड्यूल परफॉर्म करेगा। तो इसकी एक ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी ख़ास फंक्शनैलिटी है, इस मॉड्यूल ने वो काम करना है और हर एक मॉड्यूल का अपना अपना ख़ास काम है ना। मॉड्यूल के अंदर क्या चीज़ें होंगी? मॉड्यूल के अंदर फर्स्ट हमारे पास है डीकम्पोजिशन।
डिकम्पोजिशन यानी आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं, बड़ा सिस्टम है उसको आप उसकी फंक्शनैलिटी को आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं और हर एक फंक्शनैलिटी जो है वो एक एक मॉड्यूल परफॉर्म कर रहा है। सो डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग लार्ज सिस्टम टू फंक्शनली वर्किंग मॉड्यूल्स एंड अंडरस्टैंडेबल मॉड्यूल्स। बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर था लेकिन हमने उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स बना दिए, अकाउंट्स का मॉड्यूल, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो एग्जाम्पल्स हैं इनके अलग अलग हमने मॉड्यूल्स बना दिए। इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन, यानी हमने एक लार्ज सिस्टम था उसको डिवाइड कर दिया, जितनी उसकी फंक्शनैलिटी थी उस हिसाब से इसके अंदर मॉड्यूल्स बना दिए। दूसरे इसके अंदर जो चीज़ है वो है यूजेस। ईच मॉड्यूल इज यूज्ड बाय स्पेसिफिक यूजर फॉलोइंग द प्रोसीजर्स। ठीक है, हर मॉड्यूल को कौन इस्तेमाल करेगा, उसको स्पेसिफिक यूज़र इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों ने अकाउंट्स से जिनका ताल्लुक होगा वो अकाउंट्स के मॉड्यूल को यूज़ करेंगे, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करानी होगी वो रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल यूज़ करेंगे, जिन्होंने डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी होगी वो डॉक्टर की कंसल्टेशन वाले मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। देन इसके बाद है हमारे पास लेयर्ड। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि हमारे पास इस मॉड्यूल व्यू मॉड्यूल के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, डिकम्पोजिशन है, यूजेस है और यूजेस के अंदर फिर लेयर्ड है। तो लेयर्ड क्या शो करती है, ये हमें यूजेस का रिलेशनशिप बताती है, फ्लो बताती है कि किस तरह से ये मॉड्यूल्स जो हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, उनके अंदर जो सर्विसेज हैं या जो फंक्शनैलिटी है उसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा, उसका फ्लो क्या होगा। तो सपोज़ अगर अपॉइंटमेंट लेनी है तो सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा यूज़र को अपने आप को इस सिस्टम के साथ, फिर उसको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, फिर पेमेंट करनी पड़ेगी अकाउंट्स के मॉड्यूल को यूज़ करते हुए, और फिर जाके वो डॉक्टर का विज़िट कर सकता है। तो पूरा एक फ़्लो बताया गया है कि किस तरह से कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज़ होंगे, उनके दरमियान यूज़ के क्या रिलेशनशिप होगा। रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, अपॉइंटमेंट बुकिंग का भी मॉड्यूल इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, अकाउंट्स का मॉड्यूल भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और आखिर में डॉक्टर की कंसल्टेशन का भी मॉड्यूल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। आखिरी चीज़ जो है वो इस व्यू के अंदर वो क्लास है। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा है, तो क्लास क्या है, क्लास का आइडिया वही है कि जनरलाइजेशन प्रोवाइड कर रही है ताकि हम इनको दोबारा यूज़ कर सकें, अलाउइंग टू री यूज़, या हम इनहेरिटेंस कर सकें, और हमने दोबारा दूसरी क्लासेस बनाने हैं, नए ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, तो उनके अंदर अगर हमें यही बेसिक फंक्शनलिटीज़ चाहिए होंगी तो हम फिर इस क्लास को री यूज़ कर सकें। तो ये 4 चीज़ें हैं इस व्यू के अंदर, डिकम्पोजिशन, यूजेस, लेयर एंड क्लास। तो SEI व्यू मॉडल के अंदर जो पहला व्यू है उसका नाम है मॉड्यूल स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में, इसके मेन एलिमेंट मॉड्यूल्स हैं, और मॉड्यूल्स सॉफ्टवेयर के वो पार्ट हैं जिनको हम सेपरेटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूनिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। मॉड्यूल्स आर कोड बेस्ड वे ऑफ कंसिडरिंग द सिस्टम। ये एक तरीका है सिस्टम को समझने का या सिस्टम को कंसिडर करने का कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोड को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और वो हिस्सा, जैसे मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ, जिसको आप अकेले से इम्प्लीमेंट कर सकें, अकेले डेवलप कर सकें, इसको मॉड्यूल कहते हैं। नाउ दिस व्यू क्या स्पेसिफाई करेगा, हम देख रहे हैं कि हर एक व्यू के अपने अपने कंसर्न हैं। जब हम एक ख़ास एंगल से सिस्टम को देख रहे हैं तो उस सिस्टम के फिर कंसर्न जो उस व्यू से रिलेटेड होते हैं वो हम उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ ये व्यू क्या स्पेसिफाई कर रहा है, ये मॉड्यूल स्ट्रक्चर व्यू का फोकस क्या है, इट स्पेसिफाई फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मॉड्यूल्स। ये हमें बताएगा ये व्यू के इस सिस्टम के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं और हर मॉड्यूल का काम क्या है, क्या फंक्शनैलिटी दे रहा है, वो फंक्शनली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या काम कर रहा है ये मॉड्यूल। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि वो कौन से अदर एलिमेंट्स हैं जो कि ये मॉड्यूल यूज़ कर सकता है, अदर एलिमेंट्स आ मॉड्यूल इज़ अलाउड टू यूज़। और फिर तीसरी चीज़ जो ये स्पेसिफाई कर रहे हैं ये वाला व्यू, वो ये है कि जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन रिलेशन, यानी आप एक पेरेंट क्लास बना देते हैं जर्नल, जिसमें जो जो चीज़ें चाहिए हैं वो सारी आप वहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं, और फिर एक स्पेसिफिक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। तो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के रिलेशन को स्पेसिफाई करता है। तो 3 चीज़ें ये व्यू स्पेसिफाई कर रहा है कि मॉड्यूल कौन कौन से हैं और उनकी क्या फंक्शनैलिटी है,
इसी तरह कौन से मॉड्यूल को यूज़ करने की इजाज़त है, और तीसरी चीज़ ये है कि जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। जो इस व्यू के अंदर चीज़ें मौजूद नहीं हैं वो ये है कि रन टाइम ऑपरेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज़ नॉट कंसर्न। सॉफ्टवेयर जब रन टाइम पे चलेगा तो वो किस तरह से परफॉर्म करेगा और वो किस तरह से ऑपरेट करेगा, ये इस व्यू के अंदर ये चीज़ नहीं बताई गई। बताई जो चीज़ गई है वो मॉड्यूलरिटी है, यानी पूरे सॉफ्टवेयर को कैसे मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कैसे किया गया है। मॉडिफाइबिलिटी है, बाद में जब हम चेंजेस करना चाहें सॉफ्टवेयर के अंदर तो हम कैसे कर सकते हैं। डेवलपमेंट है, किस तरह से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। डेटा इंटीग्रिटी है, डेटा को कैसे सिक्योर बनाएंगे। डेटा हाइडिंग है, डेटा को छुपाएंगे कैसे। डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट भी हम डिटेल में देख चुके हैं। एंड रीयूज है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इस व्यू के अंदर उनको कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन रन टाइम ऑपरेशन को कंसिडर नहीं किया जा रहा। हमारे पास ये सेकंड व्यू है कंपोनेंट एंड कनेक्टर स्ट्रक्चर, SEI व्यू मॉडल या स्ट्रक्चर्ड व्यू मॉडल के अंदर। अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं? इसके एलिमेंट्स जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, वहाँ पे पहले व्यू का नाम था मॉड्यूल स्ट्रक्चर, तो उसके एलिमेंट्स थे मॉड्यूल। इसके एलिमेंट्स हैं रन टाइम कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स रन टाइम पे चल रहे हैं वो इसके एलिमेंट्स हैं। कंपोनेंट क्या चीज़ है? अगेन ये भी सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है, प्रिंसिपल यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन। जो एक कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रही है, एक काम हो रहा है, वो एक कंपोनेंट एक काम कर रहा है। ठीक है, तो कंपोनेंट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर है। रन टाइम कंपोनेंट जो रन टाइम पे एक काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर का वो पोर्शन जो रन टाइम पे एक काम कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, उसको रन टाइम कंपोनेंट कहते हैं। और इसके साथ दूसरा भी इसके अंदर एलिमेंट है। एक तो ये कंपोनेंट इसका एलिमेंट है, दूसरा भी इसके साथ एलिमेंट है, वो क्या है? वो कनेक्टर्स है। कनेक्टर्स क्या काम करेंगे? कनेक्टर्स जाहिर है कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, जिसकी मदद से कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ फिर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो कनेक्टर्स को आप समझ लें कि दे आर द कम्युनिकेशन व्हीकल बिटवीन द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो थ्रू कनेक्टर्स हो रही है। तो हमने देखा कि मॉड्यूल स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट थे, वो मॉड्यूल थे, लेकिन कंपोनेंट एंड कनेक्टर के अंदर दो किस्मों के हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एक कंपोनेंट्स हैं और एक कनेक्टर्स हैं। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप इनके नामों पे गौर करें तो उससे फिर आपको बात याद रखना बड़ा आसान हो जाएगी, बजाय इसके कि आप इसको मेमोराइज करें और फिर बाद में आपको भूल जाए। तो इससे बेहतर ये है कि हम इनके अगर नामों पे गौर कर लें तो हमें फिर इसकी डेफिनेशन को याद रखना और उसको दोबारा बताना आसान हो जाएगा कि कंपोनेंट एंड कनेक्टर में दो एलिमेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट होगा और एक कनेक्टर होगा। अब इसके अंदर इसका फोकस क्या है? इन दो जो व्यू इस व्यू के बारे में अगर हम देखें तो इस व्यू का फोकस क्या है? ये इट स्पेसिफाइज मेजर एग्जीक्यूटिंग कंपोनेंट्स। इसका फोकस ये है इस व्यू का कि जो मेजर कंपोनेंट्स जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स है एक सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, हम पहले भी डिस्कशन कर रहे हैं और अब जितनी हमारी डिस्कशन आगे जाती जा रही है अब आपको व्यू का आइडिया क्लियर होगा। व्यू हम एक खास एंगल से एक सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं, तो इस एंगल से जब हम सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं या इस नज़र से हम देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, और फिर वो इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं आपस में। इसी तरह मेजर शेयर डेटा स्टोर्स कौन से हैं, डेटा स्टोर्स कौन कौन से हैं जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, डेटाबेसेस, और फिर वो आपस में शेयर्ड भी हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स उस डेटा स्टोर से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो मेजर शेयर्ड डेटा स्टोर्स कौन कौन से हैं। एंड फिर थर्ड चीज़ जो फोकस के अंदर है वो ये है कि सॉफ्टवेयर का कौन सा हिस्सा है जिसकी कॉपीज़ बनाई गई हैं, रेप्लिकेटेड हिस्सा कौन सा है, विच पार्ट ऑफ द सिस्टम इज़ रेप्लिकेटेड। उसका आपने सिक्योरिटी रीज़न के लिए इसका बैकअप लिया हुआ है डेटाबेस का फॉर एग्जांपल, तो वो कौन से हिस्से हैं जहाँ पे ये रेप्लिकेशन है, कौन सा पार्ट जिनकी कॉपी पड़ी हुई है। फिर एक और जो फोकस है वो है फ्लो ऑफ डेटा थ्रू द सिस्टम। डेटा कैसे फ्लो कर रहा है सिस्टम में, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ कैसे जा रहा है। देन दिस व्यू स्पेसिफाइज व्हाट पार्ट्स कैन रन इन पैरेलल। फिर ये भी है कि एक कंपोनेंट भी काम कर रहा है और दूसरा कंपोनेंट भी उसी वक्त अपना काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, दोनों कंपोनेंट्स इकट्ठे चल रहे हैं। कौन से कंपोनेंट एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी एक कंपोनेंट अपना काम खत्म करेगा तब दूसरा स्टार्ट होगा,
और कौन से कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनका आपस में कुछ लेना देना नहीं है, एक अपना काम कर रहा है, दूसरा अपना काम कर रहा है, दोनों पैरेलल में एट द सेम टाइम चल रहे हैं। Then it further specifies how can system structure change at its execute। ये भी हो सकता है कि जिस वक्त हमने डिज़ाइन किया था तो कंपोनेंट्स एक तरह से उनके दरमियान डिज़ाइन टाइम में इंटरेक्शन हो रही थी, लेकिन जिस वक्त सिस्टम ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की है तो हो सकता है कि वो जो इंटरेक्शन है वो चेंज हो गई हो, सिस्टम का स्ट्रक्चर बदल गया हो एग्जीक्यूशन के दौरान, डेटा पास होने की वजह से या डेटा ना पास होने की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो गया हो। तो वो स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है जब सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये भी इस व्यू में हमें ये भी पता चलता है। तो मेन चीज़ें जो यहाँ पे हमें पता चल रही हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं। एलोकेशन स्ट्रक्चर क्या शो करता है? इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड एलिमेंट्स इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट जहाँ पर सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर ने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हवा में अकेले नहीं चलता। जब सॉफ्टवेयर बनता है या जब वो सब बनने के बाद एग्जीक्यूट करता है तो फिर उसको एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, एक्सटर्नल सिस्टम का इंटरेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसको उसकी इन्वायरमेंट कहते हैं। तो ये इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा सॉफ्टवेयर के दरमियान और जो उसकी एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में किस एलिमेंट के साथ वो इंटरेक्शन कर रहा है, ये एलोकेशन स्ट्रक्चर या एलोकेशन व्यू से हमें इसका पता चलेगा। सो फोकस क्या है या ये व्यू क्या स्पेसिफाई कर रहा है? ये व्यू स्पेसिफाई कर रहा है द प्रोसेसर दैट एग्जीक्यूट ईच सॉफ्टवेयर एलिमेंट। इस व्यू के अंदर हम हार्डवेयर के ऊपर हमारा फोकस है कि वो कौन से प्रोसेसर हैं जो कि ये वाला सॉफ्टवेयर एलिमेंट जिसके ऊपर एग्जीक्यूट होगा, ये सॉफ्टवेयर एलिमेंट किस प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह फाइल कौन सी होगी जिसके अंदर डेटा स्टोर करेगा, सॉफ्टवेयर एलिमेंट किस फाइल के अंदर अपना डेटा स्टोर करेगा ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इसी तरह ये सॉफ्टवेयर का जो पार्ट है ये किस डेवलपमेंट टीम को असाइन किया जाएगा, ये डेवलपमेंट कौन करेगा, ठीक है। तो ये इनके तीन फोकसेस हैं इस व्यू के अंदर। ये तीन चीज़ें स्पेसिफाई हो रही हैं। प्रोसेसर, कौन सा सॉफ्टवेयर का हिस्सा कौन से प्रोसेसर पे चलेगा, किस फाइल में अपना डेटा स्टोर करेगा, और इस सॉफ्टवेयर पोर्शन को डेवलप कौन कर रहा है, उसको डेवलपमेंट टीम कौन सी है, वो किस तरह से उनको असाइन हुआ है डेवलपमेंट टीम को। तो व्यू क्या है? फाइल की लोकेशन है और जॉब की एलोकेशन है इस व्यू के अंदर। तो अब हमने तीन स्ट्रक्चर्स को देख लिया और उनकी टाइप्स को देख लिया। ये स्ट्रक्चर्स और उनकी टाइप्स जो हैं ये बेसिकली हमारे सिस्टम की जो नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं ये उनको पूरा कर रही हैं। नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ में पहले भी बता चुका हूँ, ये सिस्टम की के क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। इनका ताल्लुक इससे होता है कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है, ठीक है। फंक्शनल प्रॉपर्टीज वो होती हैं कि क्या काम कर रहा है सिस्टम, कर क्या रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, क्या काम उसने करना है। और नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज उनको कहते हैं जो कि ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है। ये मैं डिफरेंस कई दफ़ा बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अब हमने ये देखना है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली इन्हीं रेलिवेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को रेफर कर रहे हैं। ईच स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड अ मेथड फॉर रीजनिंग अबाउट सम ऑफ द रेलिवेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, हमने यूजेस स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो हमारा पहला स्ट्रक्चर था मॉड्यूल, उसके अंदर उसकी एक टाइप है यूजेस स्ट्रक्चर। तो यूजेस स्ट्रक्चर को हमने इस तरह से बनाना है कि सिस्टम कैन ईजिली बी एक्सटेंडेड आर कंट्रैक्टेड। तो यहाँ पर एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है एक्सटेंसिबिलिटी की। हमने यूजेस स्ट्रक्चर को इस तरह से यूज करना है कि सिस्टम को फिर हम बाद में आसानी के साथ एक्सटेंड कर सके। इस तरह से हमने कंपोनेंट्स को, मॉड्यूल्स को यूज करना है कि उसके अंदर फिर सिस्टम में ये एबिलिटी हो कि वक्त ज़रूरत उसको एक्सटेंड किया जा सके। इसी तरह दूसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं प्रोसेस स्ट्रक्चर की। ये जो हमने दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ा था ये उसकी टाइप है। इज इंजीनियर टू एलिमिनेट डेडलॉक एंड रिड्यूस बॉटलनेक्स। प्रोसेसेस हमने इस तरह से बनाने हैं कि डेडलॉक ना होने पाए।
ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि जब एक प्रोसेस एक रिसोर्स होल्ड करता है और उसको दूसरी रिसोर्स चाहिए जो कि किसी और प्रोसेस के पास है, और वो वाला प्रोसेस इस पहले प्रोसेस की रिसोर्स के इंतजार में है, तो ये डेडलॉक की सिचुएशन बन जाती है। यानी हर प्रोसेस ने एक एक रिसोर्स होल्ड की हुई है और दूसरी रिसोर्स के वो इंतजार में है। तो जब बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे तो जाहिर है वहाँ पे फिर डेडलॉक की सिचुएशन बन सकती है, बॉटलनेक्स बन सकते हैं। तो हमने प्रोसेस स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाना है कि हमने डेडलॉक को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है इसको, और बॉटलनेक को कम से कम करना है। फिर हमने मॉड्यूल डिकम्पोजिशन, ये भी पहले जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसकी एक टाइप है। उस स्ट्रक्चर को हमने इस तरह से बनाना है कि टू प्रोड्यूस मॉडिफाइबल सिस्टम, ताकि हमारा सिस्टम जो है उसके अंदर हम चेंजेस आसानी के साथ कर सकें। यहाँ मॉडिफाइबिलिटी फिर एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ गई है। तो आपके पास जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं और जितनी उनकी टाइप्स हैं जो हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर देखी हैं, उनको हमने इस तरीके से बनाना है कि हमारे पास ये नॉन फंक्शनल सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स जो है उनको हम अचीव कर सकें। नाउ लेट्स सी द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर। तो जैसा हमने 4+1 व्यू मॉडल के अंदर देखा था कि वहाँ पर भी जो व्यूज थे वो सारे आपस में इंडिपेंडेंट नहीं थे, आपस में रिलेटेड थे। इसी तरह यहाँ स्ट्रक्चर्स भी जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। स्ट्रक्चर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर्स सिस्टम की डिफरेंट पर्सपेक्टिव को शो कर रहे हैं, कोई हार्डवेयर को, कोई एलोकेशन को, कुछ रन टाइम बिहेवियर को, कुछ मॉड्यूल्स को, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है। किस तरह इंडिपेंडेंट नहीं है? क्योंकि एक स्ट्रक्चर का एलिमेंट जो है वो दूसरे स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड होगा। एलिमेंट्स ऑफ वन स्ट्रक्चर्स आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स इन एन अदर स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमें इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी हमें उसको भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। वी नीड टू रीजन अबाउट दीज रिलेशनशिप्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि अ मॉड्यूल इन अ डिकम्पोजिशन स्ट्रक्चर में मैप टू वन और सेवरल कंपोनेंट्स इन अ कंपोनेंट एंड कनेक्टर स्ट्रक्चर एट रन टाइम। जिस वक्त आपके पास एक बड़ा सिस्टम था, आपने उस सिस्टम को डिकम्पोज कर दिया, आपने उसके अंदर मॉड्यूल्स बना दिए। तो मॉड्यूल स्ट्रक्चर की मदद से हमने इस बड़े सिस्टम को डिवाइड करके उसके अंदर मॉड्यूल्स तो बना दिए, लेकिन जब वो रन टाइम पे सिस्टम जब एग्जीक्यूट होगा तो ये मॉड्यूल जो है ये फिर मैप करेगा, हो सकता है एक कंपोनेंट को या बहुत सारे कंपोनेंट को ये मॉड्यूल मैप कर रहा है, या आप यूँ समझ लें कि इस मॉड्यूल के अंदर ये कंपोनेंट्स हैं मौजूद हैं, या हो सकता है पार्ट ऑफ वन कंपोनेंट हो, तो ये मैप करेगा। वन मॉड्यूल विल मैप टू वन पार्ट ऑफ वन और सेवरल कंपोनेंट्स एट रन टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैपिंग मैनी टू मैनी है। ये जब मैंने आपको 4+1 व्यू मॉडल हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी बताया था कि एक मॉड्यूल और कंपोनेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो मैनी टू मैनी होता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह ही है कि मॉड्यूल और कंपोनेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी है। इन शॉर्ट, ये स्ट्रक्चर्स इंडिपेंडेंट नहीं है। ये स्ट्रक्चर्स एक सिस्टम को मुख्तलिफ जावियों से देखने का हमें एक फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन ये इंटरनली आपस में डिपेंडेंट हैं। एक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स दूसरे स्ट्रक्चर के एलिमेंट के साथ किसी न किसी तरीके से रिलेटेड हैं। तो अब ये हमें जितने हमने व्यूज़ पढ़ लिए हैं और स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं, तो ये हम इनको इस्तेमाल कैसे करें? क्या हर एक आर्किटेक्चर बनाने में हमें तमाम व्यूज़ चाहिए होंगे? हमने 4+1 व्यूज़ पढ़े, या हमें आर्किटेक्चर बनाने में तमाम स्ट्रक्चर्स चाहिए होंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सिर्फ आपको इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन की एग्जांपल समझने के लिए हम बिल्डिंग की एग्जांपल लेते हैं। तो बिल्डिंग के अंदर जितने स्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं या जितने तरीके से हम बिल्डिंग्स को देख सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। जरूरी नहीं कि हर बिल्डिंग के अंदर आप उसी तरह के तमाम को यूज़ करें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सेम इज़ द केस हेयर that not all software architecture need all views। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स बनाएंगे उनके अंदर ये तमाम व्यूज़ और तमाम स्ट्रक्चर्स होंगे। सिनेरियो ड्रिवन अप्रोच
विल बी यूज टू डेवलप द सिस्टम। इसके लिए बेहतरीन अप्रोच जो है वो ये है कि हम एक सिनेरियो ड्रिवन अप्रोच यूज़ करें, यानी सिनेरियो बनाएं, यूज़ केसेस बनाएं और फिर उसके हिसाब से उस जो हमें चीज़ चाहिए हो, जो व्यू चाहिए हो, जो स्ट्रक्चर चाहिए हो, उसको इस्तेमाल करते हुए हम सिस्टम के आर्किटेक्चर को डेवलप करें। तो जब हम डेवलप करेंगे तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन बनेगी और ये डॉक्यूमेंटेशन दो तरह की होगी। एक हमारे पास बनेगी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे जो मॉडल्स की शक्ल में होंगे, और हम इसको बहुत दफ़ा देख चुके हैं बहुत ही डिटेल के अंदर कि विजुअल मॉडल्स हैं हमारे पास या टेक्स्ट बेस्ड मॉडल्स भी हो सकते हैं। दूसरे हमारे पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन गाइडलाइंस बनेगी कि हम सॉफ्टवेयर को जो डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो किन रूल्स की, किन प्रिंसिपल्स के तहत हम डिज़ाइन करेंगे। तो अगर हम कंपैरिजन करें व्यू का और उसके साथ नोटेशंस का, नोटेशंस मतलब डायग्राम हम अगर बनाना चाह रहे हैं तो किस व्यू के साथ हमें क्या नोटेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम व्यूज़ ये 4+1 की यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले लें कि लॉजिकल व्यू है हमारे पास, फिर प्रोसेस व्यू है, फिर डेवलपमेंट व्यू है, तो इनके अगर हम एग्जांपल देखें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉजिकल व्यू के अंदर हम यूएमएल की नोटेशंस को, यूएमएल के डायग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं। कौन सी डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं? क्लास डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि यूएमएल के अंदर हमारे पास 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स हैं। तो उनमें से ये डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, स्टेट डायग्राम, इनको हम यूज़ कर सकते हैं अगर आप सिस्टम की फंक्शनैलिटी बताना चाह रहे हैं, अगर आप लॉजिकल व्यू देना चाह रहे हैं एक सिस्टम का कि सिस्टम की क्या फंक्शनैलिटी है, किस तरीके से सिस्टम हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है या कौन सा हिस्सा क्या काम कर रहा है, तो उसके लिए आप ये डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं यूएमएल की। इसी तरह अगर हम प्रोसेस व्यू की बात करें, यानी कि सिस्टम एग्जीक्यूट जिस वक्त होगा रन टाइम पे सिस्टम का अगर हम व्यू देखना चाहें तो उसके लिए फिर हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम है यूएमएल की, जिसमें मुख्तलिफ प्रोसेसेस के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से सिस्टम ड्यूरिंग रन टाइम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ जा रहा है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें कि सिस्टम डेवलप कैसे हो रहा है तो उसके लिए कंपोनेंट डायग्राम है, पैकेज डायग्राम है, और इस पे मैं अकेले एक वीडियो बना चुका हूँ, तो मेरे चैनल के ऊपर ये वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती हैं आप उनसे अपडेट रहें। इसी तरह फिर आपके पास आखिरी अगर हम डेवलपमेंट या फिजिकल व्यू की बात करें तो वहाँ पे ये चीज़ स्पेसिफाई की जाती है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट किस हार्डवेयर डिवाइस पे या नोड के ऊपर वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसके लिए जो नोटेशन हम यूज़ करते हैं या जो डायग्राम हम यूज़ करते हैं वो डिप्लॉयमेंट डायग्राम है। और 4+1 में हमने देखा था कि सिनेरियोस भी एक मौजूद थे वहाँ पर, तो उसको हम यूज़ केस डायग्राम के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास जितने भी व्यूज़ हैं, चाहे वो लॉजिकल हैं या फिजिकल हैं या प्रोसेस से रिलेटेड हैं या सिनेरियो से रिलेटेड हैं, उन सब के लिए हमारे पास यूएमएल के अंदर डायग्राम्स मौजूद हैं। हम इन डायग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम स्ट्रक्चर और व्यू को कंक्लूड करते हैं। हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर व्यू मॉडल के अंदर हमारे पास 3 मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं और फिर इन 3 स्ट्रक्चर्स की फिर अपनी फर्दर टाइप्स हैं, तो हमने उनको देख लिया और हमने देखा कि हर स्ट्रक्चर जो है वो ऑन इट्स ओन राइट यूज़फुल है, लेकिन हर प्रोजेक्ट के अंदर हर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होना ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हमने व्यूज़ के केस में भी ये देखा था कि 4+1 व्यूज़ हैं और हम उनको प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट के नेचर को देखते हुए हम उनको मोल्ड भी कर सकते हैं, व्यूज़ को आपस में मिला भी सकते हैं, लेकिन फिर भी तमाम व्यूज़ हर प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं होते। इसी तरह स्ट्रक्चर का भी ये केस है कि स्ट्रक्चर तमाम के तमाम हर प्रोजेक्ट के अंदर, तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल इसकी इसी तरह ही है कि मैं आपको बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ये बिल्डिंग के अंदर ये स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, लेकिन जब आप एक नई बिल्डिंग बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर वो तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स आप इस्तेमाल करें।
तो फॉर द सेक ऑफ स्टडी हम इनको पढ़ रहे हैं कि हमारे पास व्यू मॉडल कौन कौन से हैं। उसमें हमने देख लिया कि एक हमारे पास 4+1 व्यू मॉडल है, दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर व्यू मॉडल है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम के तमाम हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको यूज़ करने पड़े, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पता होना चाहिए आपको, लेकिन उनको हर जगह पे हमने इस्तेमाल नहीं करना। सो इस फिर दूसरी बात यह है कि हमने स्ट्रक्चर्स को देखा कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। हर स्ट्रक्चर जो है वो आपस में भी एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। एक स्ट्रक्चर के एलिमेंट दूसरे स्ट्रक्चर के एलिमेंट के साथ रिलेटेड हैं, और स्ट्रक्चर व्यूज के साथ भी इसका गहरा ताल्लुक है। अकॉर्डिंग टू SEI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के मुताबिक स्ट्रक्चर मस्ट बी कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू व्यू। तो व्यू के हिसाब से हमें जो हमने वो 4+1 व्यूज पढ़े थे उस हिसाब से हमने फिर स्ट्रक्चर को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप ऑफ मॉड्यूल्स एंड कंपोनेंट्स, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, ये मैं पिछली स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। व्यू के अंदर भी हमने देखा था कि मॉड्यूल्स और कंपोनेंट के दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। एक मॉड्यूल कई कंपोनेंट्स से मिलकर बन सकता है, और एक कंपोनेंट जो है वो कई मॉड्यूल का पार्ट हो सकता है। सम स्ट्रक्चर्स में बी सेम इन सम सिस्टम्स, ये भी हो सकता है कि वो कुछ सिस्टम्स के अंदर स्ट्रक्चर सेम हो, सब कुछ स्ट्रक्चर सेम हो। या हम स्ट्रक्चर्स को कंबाइन भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक व्यूज की तरह हम ये कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स को आपस में कंबाइन कर दें। फॉर एग्जांपल कंपोनेंट एंड कनेक्टर स्ट्रक्चर को हम कंबाइन करके उसका एक सिंगल स्ट्रक्चर बना लें जो आपस में बहुत टाइटली कपल्ड हो। तो ये पॉसिबिलिटीज सारी मौजूद हैं। अभी हमने 2 व्यू मॉडल्स पढ़ लिए हैं, जिसका नाम था 4+1 फिलिप क्रेटन का व्यू मॉडल, और फिर SEI का व्यू मॉडल। इसको आप SEI व्यू मॉडल कह लें या स्ट्रक्चर व्यू मॉडल कह लें। आए अब हम एक तीसरे व्यू मॉडल की तरफ जाते हैं। सो थर्ड व्यू मॉडल हमारे पास जो है मौजूद है, इसका नाम है सिमेंस 4 व्यूज मॉडल। ये सिमेंस एक कंपनी का नाम है, और इस कंपनी ने ये अपना व्यू मॉडल बनाया है, तो इसलिए इसने अपने मॉडल का नाम भी अपने नाम के ऊपर रख लिया, सिमेंस। और इस व्यू मॉडल के अंदर क्योंकि 4 व्यूज हैं, तो इसलिए इन्होंने नाम रख लिया सिमेंस 4 व्यूज। कौन कौन से व्यूज हैं आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है कि इन व्यूज के नाम है कंसेप्चुअल व्यू 1, मॉड्यूल व्यू 2, कोड व्यू 3, और एग्जीक्यूशन व्यू 4। आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है सिस्टम का, और उसके साथ उसका हार्डवेयर आर्किटेक्चर है। क्योंकि हमारा कोर्स सिर्फ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, तो इसलिए हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के ऊपर फोकस किए हुए हैं। साथ में सोर्स कोड भी है और ये हार्डवेयर आर्किटेक्चर है। तो सिमेंस 4 व्यू भी बेसिकली सॉफ्टवेयर के साथ इसका ताल्लुक है, सॉफ्टवेयर के बारे में ही बता रहा है। तो आइए चलें इसकी डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि सिमेंस 4 व्यू क्या कहता है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये व्यू जो है ये सिमेंस कंपनी के अंदर बनाया गया है, तो इसी वजह से इस व्यू का नाम इन्होंने रखा है सिमेंस, अपनी कंपनी के नाम पे रखा है। और ये इसके अंदर फिर 4 व्यूज हैं, कंसेप्चुअल, एग्जीक्यूशन, मॉड्यूल और कोड। इस वजह से इसका नाम 4 व्यूज हो गया, तो इसका पूरा नाम हो गया सिमेंस 4 व्यूज, और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं S4V। ये व्यू जो है ये सिमेंस कंपनी ने बनाया है बेस्ड ऑन बेस्ट आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस। जो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं, और एक दो नहीं कई प्रोजेक्ट्स करने के बाद उनके अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, जो अच्छी अच्छी बातें थी, वो उनका निचोड़ निकाल कर इन्होंने ये 4 व्यूज बनाए हैं। आप देख रहे हैं कि अभी तक हमने फिलिप क्रेटन के 4+1 व्यू को स्टडी किया, फिर हमने देखा कि SEI ने अपना एक व्यू मॉडल बनाया, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि सिमेंस कंपनी ने अपना व्यू मॉडल बनाया हुआ है।
तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि मुख्तलिफ कंपनीज और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यू मॉडल्स दिए हुए हैं। हम सिर्फ इन्हीं 3 को स्टडी कर रहे हैं, वरना इनके अलावा और भी व्यू मॉडल्स हैं, लेकिन हम सबको ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम स्टडी नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से एक आइडिया एक मिल रहा है, मकसद सबका एक ही है। मकसद यही है कि हम एक सिस्टम को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से, मुख्तलिफ एंगल से देखें और फिर हम उस सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकें, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, किसी ने 3 व्यूज दिए, किसी ने 4 व्यूज दिए और उनके नाम भी अलग अलग हैं, लेकिन मकसद सबका तकरीबन मिलता जुलता है। अब यहाँ पे सिमेंस 4 व्यूज का क्या मकसद है? दीज 4 व्यूज सेपरेट डिफरेंट इंजीनियरिंग कंसर्न्स। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जब आप एक खास व्यू से सिस्टम को देखते हैं तो फिर उससे रिलेटेड कंसर्न्स हमें नजर आते हैं। जब हम अपना व्यू चेंज कर लेते हैं, किसी और एंगल से जाके सिस्टम को देखते हैं, तो फिर किसी और किस्म के कंसर्न्स हमें नजर आते हैं। तो इन कंसर्न्स को हम अलग अलग कर सकते हैं, ये व्यूज का फायदा होता है। इससे ओवरऑल हमें क्या फायदा मिलेगा? इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द आर्किटेक्चर डिजाइन। जो आपका काम है कि आप आर्किटेक्चर को डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो अगर हमारे सामने सब कुछ इकट्ठा आ जाए तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, चीज़ों को समझना और उसको रिप्रेजेंट करना। तो इसलिए हम इनको अलग अलग व्यूज में डिवाइड कर देते हैं ताकि कंसर्न्स को हम अलग अलग कर सकें। तो इससे ओवरऑल जो आर्किटेक्चर को डिजाइन करने की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो सकती है। अब ये सिमेंस वालों ने ये व्यूज कैसे डेवलप किए? तो दीज व्यूज आर डेवलप्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिकरिंग ग्लोबल एनालिसिस एक्टिविटी। ग्लोबल एनालिसिस एक एक्टिविटी है जो कि जब आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते हैं उस वक्त ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। तो इस एक्टिविटी की बेस पर, या यूं कह लें कि इसके बैकग्राउंड पे, इसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ये 4 व्यूज डेवलप किए गए। ग्लोबल एनालिसिस में होता क्या है? ग्लोबल एनालिसिस में आर्किटेक्ट की फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है और एनालाइज करता है। फिर आर्किटेक्ट देखता है कि आर्किटेक्चरल हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस तो नहीं आ रहे, या आर्किटेक्चर को बनाने में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे, उनको एक्सप्लोर करता है। और जब वो प्रॉब्लम्स या इश्यूज आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो फिर उसके लिए डिज़ाइन स्ट्रेटजीज को डेवलप करता है कि अब इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करना है। तो इस पूरी एक्टिविटी का नाम ग्लोबल एनालिसिस है। तो इस ग्लोबल एनालिसिस एक्टिविटी को सामने रखते हुए, इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ये 4 व्यूज बनाए गए हैं। आइए अब हम सिमेंस 4 व्यू को डिटेल में देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से व्यूज हैं। जो पहला व्यू है उसका नाम है कंसेप्चुअल व्यू। द प्राइमरी इंजीनियरिंग कंसर्न इन दिस व्यू is to address how the system fulfills the requirement। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसा कि हमने 4+1 व्यू के अंदर जो हमारा पहला लॉजिकल व्यू था, ये उसी के साथ रिलेटेड है। यानी इस व्यू के अंदर हमारा मेन फोकस ये है कि सिस्टम काम क्या कर रहा है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा कर रहा है, यानी दूसरे अल्फाज में सिस्टम का काम क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। So central concern in this view is the functional requirement। सिस्टम क्या काम कर रहा है, ये बिल्कुल वही व्यू है। नाम यहाँ पे इन्होंने कंसेप्चुअल व्यू दे दिया है, इसलिए आप इससे परेशान ना हो। सेकंड व्यू है हमारे पास, इसका नाम है मॉड्यूल व्यू। मॉड्यूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर्स, डिकम्पोजिशन एंड लेयर। अब अगर हम देखें तो ये SEI वाला जो हमारे पास हमने व्यू मॉडल पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं, यूनिट ऑफ कोड होते हैं जिनको कि हम अकेले इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही तकरीबन मिलता जुलता इसका आइडिया है। और फिर वहाँ पे हमने मॉड्यूल स्ट्रक्चर की 2 टाइप्स देखी थी कि डिकम्पोजिशन, हम पूरे सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर, तो ये भी उसी तरह से है। द डिकम्पोजिशन स्ट्रक्चर कैप्चर्स हाउ द सिस्टम इज लॉजिकली डिकम्पोज्ड। आप सिस्टम को कैसे उसकी फंक्शनैलिटी को डिवाइड कर रहे हैं इनटू सब सिस्टम्स एंड मॉड्यूल्स। इसी तरह लेयर्स, अ मॉड्यूल कैन बी असाइन्ड टू लेयर which then constrains its dependency on other modules। आप एक मॉड्यूल
को लेयर्स के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं या असाइन कर सकते हैं कि ये फलानी लेयर में ये मॉड्यूल होगा। और फिर जब आप एक मॉड्यूल को लेयर की शक्ल में देंगे, लेयर की शक्ल में आप उसको असाइन करेंगे, तो फिर उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगी, रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन अदर मॉड्यूल्स, उनकी डिपेंडेंसी के ऊपर फिर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। तो ये मॉड्यूल व्यू जो हमने मॉड्यूल स्ट्रक्चर पढ़ा था SEI व्यू मॉडल का, ये तकरीबन उससे मिलता जुलता है, बिल्कुल उसी की तरह ही है, वही डिकम्पोजिशन है, वही इसके अंदर लेयर्स हैं। The primary concern of this view are to minimize the dependency between modules। अब ये बता रहे हैं कि इस व्यू का फोकस क्या है। इस व्यू का फोकस ये है कि मॉड्यूल्स के दरमियान डिपेंडेंसी को कम से कम किया जाए। और ये हमने एक डिज़ाइन प्रिंसिपल भी पढ़ा था, जब आपके पास डिपेंडेंसी कम से कम होती है तो इसका मतलब ये है कि कोहिजन को हम ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। कोहिजन फिर हाई होगी, जब कपलिंग आपके पास लो होगी तो फिर कोहिजन हाई होगी। दूसरा कंसर्न ये है कि इट मैक्सिमाइज द रीयूज ऑफ मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स एक दफ़ा बन जाए उनको दोबारा इस्तेमाल के काबिल होना चाहिए, दोबारा हम उसको इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि हर दफ़ा हम नए से नए मॉड्यूल्स बनाएं। तो ये मॉड्यूल को, इनके रीयूज को ज़्यादा करता है, मैक्सिमाइज करता है। एंड थर्ड कंसर्न जो यहाँ पर इस व्यू के अंदर है वो टेस्टिबिलिटी है, टेस्ट करना आसान हो। मॉड्यूल्स जब बन जाते हैं या सिस्टम को हम मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, लेयर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो फिर हम आसानी के साथ उन मॉड्यूल्स को सेपरेटली टेस्ट कर सकते हैं। पूरे सिस्टम को टेस्ट करने से मॉड्यूल्स को टेस्ट करना ज़्यादा आसान है। सेंट्रल कंसर्न इन दिस व्यू इज मॉड्यूल डिकम्पोजिशन। हम सिस्टम को मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। इनहेरिटेंस, डेटा हाइडिंग, कोहिजन, कपलिंग, ये इसके मेन कंसर्न्स हैं। थर्ड व्यू का नाम है एग्जीक्यूशन व्यू। दिस व्यू डिस्क्राइब्स द सिस्टम स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ इट्स रन टाइम प्लेटफॉर्म एलिमेंट्स। देखें, आप ज़रा से मैपिंग करते जाएं इनको, अगर कंपैरिजन करते जाएं तो 4+1 के अंदर भी और SEI व्यू मॉडल के अंदर भी हमारे पास ऐसे व्यूज़ मौजूद थे जो रन टाइम से रिलेटेड थे, ठीक है। इन्होंने नाम बदला दिए हैं, नाम कुछ और रख दिए हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूशन व्यू मॉडल के अंदर इसको कहते हैं। अगर आप 4+1 में जाएंगे तो वहाँ पे इसका कुछ और नाम होगा, और अगर आप SEI व्यू मॉडल के अंदर जाएंगे तो नाम कुछ और होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि तकरीबन व्यूज़ एक ही जैसे हैं सारे व्यू मॉडल के अंदर, इसीलिए हम मज़ीद इसके बाद और व्यू मॉडल्स को स्टडी नहीं कर रहे। So this view describes the system structure in terms of its runtime platform elements। runtime पे सिस्टम के एलिमेंट्स किस तरह से, उनका बिहेवियर क्या होगा, और सिस्टम का स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट शामिल होंगे, कैसे सिस्टम की एक ऑर्गेनाइजेशन हुई होगी रन टाइम के हवाले से। तो वो ये व्यू, इसका फोकस इसके ऊपर है। रन टाइम प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं सिस्टम की? इंटर ऑपरेबिलिटी, कंपोनेंट्स आपस में कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। मैनेजेबिलिटी, उनको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, क्या कंपोनेंट्स जो हैं वो उनके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, कितना रिलाई कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी, उनको हम उनके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, टाइम पे वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वाइज डेटा सिक्योरिटी और सिस्टम वाइज सिक्योरिटी उनकी कैसी है। अवेलेबिलिटी, जब हमें एक कंपोनेंट चाहिए होता है तो क्या वो अवेलेबल होता है या उस वक्त वो अवेलेबल नहीं होता, कितने % वो अवेलेबल होता है। रिप्लिकेशन, हम कोई कॉपी करके हम किसी कंपोनेंट को रखते हैं। तो ये सारे रन टाइम प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इस व्यू से रिलेटेड हैं। तो सिस्टम की ये वाले एस्पेक्ट जो हैं, ये वाले कंसर्न यहाँ पर इस व्यू के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। The central concern in this view is obviously runtime parameters। फिर हमारे पास आखिरी जो व्यू है उसका नाम है कोड व्यू। ये कोई नया सा नाम लग रहा है। Concerned with the organization of software code। सॉफ्टवेयर कोड को कैसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ये उससे
रिलेटेड है। नाम नया है लेकिन इसका काम नया नहीं है, ये भी हम 4+1 व्यू में देख चुके हैं। जिस वक्त हम डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट व्यू पे की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि कोड को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। द इंजीनियरिंग कंसर्न ऑफ दिस व्यू इज सपोर्टेबिलिटी। मेन कंसर्न यही है कि सॉफ्टवेयर को सपोर्टेबल बनाया जाए इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट वर्जन्स एंड रिलीजेस। जब एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो फिर वो उसकी मुख्तलिफ वर्जन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल ले लें तो आप देख रहे हैं उसके वर्जन्स आते रहते हैं, फिर रिलीजेस अपग्रेड्स आती रहती हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर हो तो उसकी डेवलपमेंट एक दफ़ा में ही नहीं होती बल्कि बार बार उसके वर्जन्स आते हैं, रिलीजेस आती रहती हैं, अपग्रेड्स आती रहती हैं इनकी। देन मिनिमाइज एफर्ट फॉर प्रोडक्ट अपग्रेड्स। एफर्ट्स को कम से कम करना प्रोडक्ट के अपग्रेड्स को, ये भी सपोर्टेबिलिटी के अंदर आता है। एंड मिनिमाइज बिल्ड टाइम, जितने टाइम में ये बन रहा है नया बिल्ड भी एक वर्जन का हिस्सा ही होता है। मुख्तलिफ बिल्ड्स बन के फिर एक वर्जन कहलाती हैं, तो उस बिल्ड टाइम को कम से कम किया जाए। सपोर्ट इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग, आपस में कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना और उनको टेस्टिंग करना, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कंसर्न्स हैं, वो सपोर्टेबिलिटी से रिलेटेड है। सो सेंट्रल कंसर्न इन दिस व्यू इज द वर्क असाइनमेंट, यानी कि सॉफ्टवेयर का कौन सा हिस्सा किस टीम को दिया जाए। अकेले एक प्रोग्रामर उसको डेवलप करेगा या पूरी एक टीम उसको डेवलप करेगी, इसको वर्क असाइनमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट कौन, वर्क असाइनमेंट डेवलपमेंट एंड इंस्टॉलेशन, जब सॉफ्टवेयर बन जाएगा उसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी, और इंस्टॉलेशन के बाद फिर सपोर्ट। तो ये इसके सेंट्रल कंसर्न्स थे। आखिर में हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं। वैसे तो मैं साथ साथ भी बताता गया हूँ लेकिन हम एक टेबल की शक्ल में इनको मैंने यहाँ प्रेजेंट किया है ताकि आपको उनको याद करना और उनको समझना आसान हो जाए। तो हमने 4+1 व्यू मॉडल देखा, इसको रिप व्यू मॉडल भी कहते हैं और 4+1 के नाम से ज़्यादा मशहूर है। फिर हमारे पास सिमेंस का 4 व्यूज़ मॉडल था, वो हमने देखा, और फिर हमने SEI का व्यू मॉडल देखा। तो 4+1 में हमने जो हमारे पास व्यूज़ थे उनके नाम थे लॉजिकल, प्रोसेस, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट, और उनके ऊपर 1+1 एक्स्ट्रा जो था वो सिनेरियो था। तो लॉजिक का फोकस सब सिस्टम के ऊपर था कि पूरे सिस्टम को कैसे डिकम्पोज किया जाए, उसकी फंक्शनैलिटी को, और कैसे उसको लेयर्स के अंदर डिवाइड किया जाए। प्रोसेस का फोकस रन टाइम एक्टिविटीज़ के ऊपर था कि जब सिस्टम रन टाइम पे चलेगा तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होंगे और डेटा कैसे शेयर होगा, कंकरेंसी कैसे होगी। डेवलपमेंट का फोकस वर्क असाइनमेंट पे था, टेस्टेबिलिटी पे, रीयूज पे। डिप्लॉयमेंट का फोकस ये था कि कौन सा हार्डवेयर अब चाहिए होगा, नेटवर्क कंपोनेंट्स क्या होंगे, सपोर्टेबिलिटी क्या होगी। अगर हम SEI के अंदर देखें तो SEI में सिर्फ 3 व्यूज थे, मॉड्यूल, कंपोनेंट कैरेक्टर एंड एलोकेशन। लेकिन ये जो है ये वही काम कर रहे हैं, मॉड्यूल के अंदर भी वही काम था कि सब सिस्टम को कैसे डिकम्पोज किया जाएगा। कंपोनेंट एंड कैरेक्टर रन टाइम एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एलोकेशन जो है वर्क असाइनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये डिप्लॉयमेंट का काम भी इसी के अंदर आ जाता है। जो यहाँ पे 4+1 में डिप्लॉयमेंट था वो एलोकेशन के अंदर ही आ जाता है, और ये जो सिनेरियो वाला काम है ये मॉड्यूल के अंदर आ जाता है SEI के अंदर। तो इन्होंने 5 व्यूज़ दिए फिलिप क्रेटन ने, और SEI वालों ने यही काम 3 व्यूज़ के अंदर कर दिया। तो यहाँ पे अब इस टेबल से हमें बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि इन व्यूज़ के क्या क्या फोकसेस हैं, और मैपिंग अगर हम करना चाहें तो 4+1 में लॉजिकल SEI के मॉड्यूल के साथ वही काम कर रहा है सेम। फिर आखिर में हमने सिमेंस के 4 व्यू देखे, तो इसमें भी कंसेप्चुअल, मॉड्यूल, एग्जीक्यूशन और कोड। तो यहाँ पे कंसेप्चुअल वही सिनेरियो वाला काम कर रहा है कि यूज़र की व्यू की फंक्शनैलिटी। इसी तरह मॉड्यूल जो है वो लॉजिकल व्यू, मॉड्यूल दोनों में, SEI में भी इसका नाम मॉड्यूल है और सिमेंस 4 व्यूज़ में भी इसका नाम मॉड्यूल है। फिर एग्जीक्यूशन, नाम इन्होंने डिफरेंट रखे हुए हैं लेकिन अगर आप देखें तो फोकस इनका एक ही है। एग्जीक्यूशन, प्रोसेस और कंपोनेंट तीनों रन टाइम एक्टिविटीज़, यानी सिस्टम जब चल रहा है तो प्रोसेस कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये तीनों का फोकस एक ही है।
फिर डेवलपमेंट, कोड और एलोकेशन, इनका भी एक ही फोकस है कि वर्क असाइनमेंट कैसे होगी, रीयूज़ कैसे होगा। यहाँ डिप्लॉयमेंट नहीं है, डिप्लॉयमेंट का जो पार्ट है वो भी कोड व्यू के अंदर ही है, यानी साइट पे इंस्टॉलेशन करना और हार्डवेयर पे नोट्स के ऊपर एलोकेशन करना, ये भी कोड व्यू के अंदर ही इन्होंने डाला हुआ है। बहरहाल ये टेबल आपके लिए यूज़फुल रहेगा और आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट व्यू मॉडल्स के अंदर एक तो उनके नाम याद रखना यहाँ से आसान हो जाएगा, सबके मैंने समरी कर दी है कि इनके अंदर कौन कौन से व्यूज़ हैं, और दूसरा ये कि इनका फोकस क्या है, तो फोकस भी आपको पता चल रहा है। फिर आपको मैपिंग कर सकते हैं कि अच्छा इस लॉजिकल व्यू को सीमेंस 4 व्यू में क्या कहते हैं और SCI में क्या कहते हैं। आई होप कि आपको अब व्यू का आइडिया तो एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा कि व्यू किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद आपको ये मैंने जो डिफरेंट व्यू मॉडल्स मशहूर थे उनके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कशन कर ली। तो हमने 4+1 को भी डिटेल में देख लिया, और इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने SEI या स्ट्रक्चर्ड व्यू मॉडल को डिटेल में देख लिया, और हमने फिर सीमेंस 4 व्यूज़ को डिटेल में देख लिया। अगर समझ नहीं आ रही तो काइंडली आप वीडियो के नीचे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आपने क्वेश्चन नहीं किए तो मैं इससे यही समझूंगा कि आपको सब कुछ बिल्कुल समझ आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।